हमने बात की डॉक्टर जेपी सिंह जी से, जो कि न्यूरो सर्जन है श्री माता वैष्णो देवी नारायण हॉस्पिटल, जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वहाँ के। और अब हम बात करेंगे, हमारे साथ डॉक्टर मनोज गुप्ता जी है जो जीआई है, ऑन्कोलॉजिस्ट है, और हमारे साथ जो है वो डॉक्टर मनीष जी हैं जो ऑर्थोपेडिक से। हम उनसे बात करेंगे क्योंकि ये दोनों ऐसी बीमारियां हैं जिससे किश्तवाड़ में काफ़ी लोग जो है वो जूझ रहे हैं, और हम इनसे पूछेंगे कि क्या बताएंगे, किस तरह का ट्रीटमेंट करेंगे। और ये डॉक्टर मनोज जी, आप कटरा से आए हैं, किस तरह से लोगों को आप यहाँ अवेलेबल रहेंगे और क्या क्या ट्रीटमेंट लोगों का होगा आपके द्वारा? हमारा मेन मकसद है यहाँ पे आने का कि जो ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती हैं उनके लिए हम यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करें डोर स्टेप पे, ताकि पेशेंट्स को जो मेरी स्पेशलिटी है उससे पेशेंट्स का भला हो, उनको अपने डोर स्टेप पे वो फैसिलिटीज़ मिल जाएं जिसके लिए उनको दूर जाना पड़ता है। मतलब क्या क्या, मतलब आप क्या मेरी स्पेशलिटीज़ में मैं गैस्ट्रो सर्जन हूँ, जिसमें पेट की सारी बीमारियाँ जैसे लीवर, गाल ब्लैडर, पैंक्रियाज, इंटेस्टिन्स, इनकी कोई भी दिक्कत हो तो उसका इलाज मैं करता हूँ, उनकी सर्जरीज करता हूँ। तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर मनीष जी, आप भी अपने बारे में बताइए कि किस तरह के पेशेंट जो है वो आपको कांटेक्ट करेंगे और कैसे करेंगे? जी, काफ़ी यहाँ पे मैंने देखा है काफ़ी कॉमनली लोगों के जोड़ों में दर्द है, और वो काफ़ी एक निगलेक्टेड एस्पेक्ट है उनकी जो मेन ऑर्थोपेडिक कंप्लेंट्स का है। जैसे कई लोगों को जॉइंट रिकंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है। अभी तक लोगों का ये था कि यहाँ से इस स्टेट से पलायन होके या तो पंजाब या दिल्ली में जाके इलाज करवाते थे वो लोग, जबकि ये फैसिलिटीज़ और सेम लेवल ऑफ स्टैंडर्ड हमारे हॉस्पिटल में भी अवेलेबल है। तो विद इन स्टेट क्योंकि वो चीज़ अवेलेबल है, तो डेफिनेटली वी कैन गिव देम ए वेरी गुड प्लेटफॉर्म एंड सर्विस नियर टू देयर होम। तो दे विल डेफिनेटली बेनिफिट फ्रॉम ऑल दिस इनिशिएटिव विच वी हैव टेकन अप, लाइक नी रिप्लेसमेंट्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, प्लस बच्चों के कई सारे डिसऑर्डर हैं। यहाँ पे कई बार बच्चों का होता है कि स्पेशलिटी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन, तो वो भी एक स्पेशलिटी है कि हम लोग वो बच्चों के डिसऑर्डर्स भी ट्रीट कर सकते हैं, जबकि इसके लिए लोगों को बहुत वाइड एंड फार जाना पड़ता है, कई बार दिल्ली या बॉम्बे जाना पड़ता है, बट वो फैसिलिटीज भी यहाँ पे अवेलेबल है। और ऊपर से आयुष्मान भारत कार्ड में फ्री होगा। बिल्कुल, आयुष्मान भारत में ये सारी फैसिलिटीज बड़े ही रीजनेबल, बहुत ही मतलब लोगों को तो फ्री ही पड़ता है, बस ये है अपना थोड़ा बहुत जो रहने का खर्चा है वो रहना वही आता है। तो लोगों के लिए बहुत ही बड़ी चीज़ है कि उनके लिए सारी मेजर प्रॉब्लम्स और उनका निदान सारा कुछ उनके ही स्टेट में अवेलेबल है, और जिसको लोग सोचते थे कि ये तो काम यहाँ हो ही नहीं सकता इस स्टेट में, जबकि वो आराम से अवेलेबल हो रहा है। क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, और स्टैंडर्ड जो लोगों को चाहिए होता है, जो लोग बाहर भी नहीं ले पाते हैं कई बार पंजाब वगैरह जाके, उससे भी ज़्यादा अच्छा स्टैंडर्ड उनको यहीं पे मिल रहा है। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं मोटापा और जॉइंट्स का जो पेन है वो एक को रिलेटेड है, तो लोग जो है वो दिखाना भी नहीं पसंद करते हैं। तो अगर किसी को थोड़ा सा होता है तो वो पेन किलर खा लेता है, तो कितना सीरियस है ये चीज़? ये चीज़ यहाँ पे बहुत कॉमनली प्रैक्टिस होती है कि पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास, और क्योंकि ये चीज़ें अभी तक अवेलेबल नहीं थी, ये ट्रेनिंग या इस लेवल का जो एक्सपर्टीज थी अवेलेबल नहीं थी, इसलिए लोग कॉमनली क्या करते हैं, सिम्टोमेटिक इलाज दे देते हैं कि दर्द हुआ जोड़ों में तो दर्द की दवाई ले ली, और यही चीज़ या ऑइंटमेंट लगा लिया, सिकाई कर ली, कुछ एक्सरसाइज अगर हुई तो वो कर लेंगे, या फिर कुछ लोग ग्रीस की दवाइयाँ देने लगते हैं, ग्रीस का बोल के, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। जो मेन ट्रीटमेंट है उस पर अगर आदमी चले तो मरीज को फायदा बहुत ज़्यादा होगा, जबकि दवाइयों को खाने से, पेन किलर को खाने से अपने बॉडी में नुकसान ज़्यादा होता है। और मोटापे का ये है कि हाँ डेफिनेटली उसका एक एस्पेक्ट है, तो उसकी भी अवेयरनेस यहाँ पे धीरे धीरे डेवलप की जा सकती है कि एक्सरसाइजेस से अपना वेट अगर कम करेंगे तो उससे भी रिलीफ होता है, बट एक बार बीमारी जब डेवलप हो जाए तो फिर उसका इलाज करना ही पड़ता है। डॉक्टर गुप्ता हमारे साथ हैं। सर, हम देखते हैं कि आज छोटे छोटे बच्चे भी जो है ना वो खाली मैदे की टिक्की खाते हैं, तो पेट्स का प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम है, और जब कोई काफ़ी लोगों की जिनकी जानें चली गई, बताया गया है क्या कि उनको गैस बनी जो हार्ट पे चली गई, वहाँ से वो हुआ, तो ये क्या सब चीज़ें हैं? सबसे बड़ा रीज़न जो पेट की प्रॉब्लम्स का, मैदे की प्रॉब्लम का जो हम फेस कर रहे हैं आजकल बच्चों में, छोटी छोटी उम्र में स्टार्ट हो जाता है, उसका मेन रीज़न है जंक फूड। घर का खाना खाते नहीं हैं, चिप्स खाने हैं, कुरकुरे खाने हैं, बाहर का खाना खाना है, ऑयली ज़्यादा खाना है, पिज़्ज़ा खाना है, फास्ट फूड खाना है,
तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स जो छोटी उम्र से ही स्टार्ट होना शुरू हो गई है। तो ये मेन रीज़न है आजकल इन चीज़ों का। और ये जो दूसरी चीज़ आपने बोली कि गैस हार्ट में चलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। वो कई बार क्या होता है कि वो हार्ट की ही दिक्कत की वजह से उनको जो दर्द हो रहा होता है वो मिस लीड करता है कि ये गैस की प्रॉब्लम है, बेसिकली वो हार्ट अटैक हुआ होता है जी। तो ये गैस की वजह से वो नहीं होता, वो सेपरेट ही एंटिटी होता मतलब वो करके कि मतलब लोगों में कंफ्यूजन है। है। कंफ्यूजन। तो जो गैस की प्रॉब्लम्स होती है वो कितनी सीरियस है और लोगों को कितना इसको लेना चाहिए? देखो, जो गैस की प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम कहते हैं कि 40 साल की उम्र के बाद ये गैस की प्रॉब्लम्स नई डेवलप होती हैं या उसमें सीवियरिटी बढ़ जाती है, तो उसमें उनको स्क्रीनिंग की बहुत ज़रूरत होती है। स्क्रीनिंग से मतलब जो सपोज 40 साल की उम्र के बाद कोई गैस की प्रॉब्लम्स के साथ आता है कि डॉक्टर साहब मेरे को तो प्रॉब्लम 4 साल से है लेकिन अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अब मेरे में दिक्कत ज़्यादा हो गई है, मुझे उल्टी भी आती है, तो उस चीज़ को स्क्रीन करने के लिए हमें एंडोस्कोपी एडवाइस करनी चाहिए और वो करवानी भी चाहिए। 40 साल की एज के बाद अगर ये सिम्टम्स डेवलप होते हैं तो उनको एक स्क्रीनिंग के लिए एंडोस्कोपी करवानी चाहिए। दिक्कत क्या होती है इन चीज़ों की वजह से, अगर हम स्क्रीनिंग करते हैं तो अर्ली स्टेज में कोई भी, जैसे कुछ पेशेंट्स में कैंसर की प्रॉब्लम की वजह से जो मैदे का कैंसर होता है वो भी ऐसे ही प्रेजेंट करता है। अगर हम स्क्रीनिंग करते हैं तो उस कैंसर को हम अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी। डॉक्टर साहब कभी कभार बोलते हैं बेड स्टमक, बेड इंटेस्टाइन्स, अपसेट इंटेस्टाइन्स, ये चीज़ें क्या है? आजकल एक बहुत कॉमन बीमारी है, हम उसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं। ये बहुत कॉमन है क्योंकि ये मैं हमारी पूछने वाला था आपको। हाँ। मेरा एक दोस्त है, जब भी वो पालक खाएगा तो वो बाथरूम में ही रहता है, वहां से फिर निकलता नहीं है बाहर। ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक बहुत कॉमन एंटिटी है। इसमें क्या रहता है कि ये एक्चुअली कोई बीमारी नहीं है शरीर में, लेकिन ये फंक्शनल डिसऑर्डर होता है। फंक्शनल डिसऑर्डर से मतलब जब भी इसको स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, आजकल की हमारी लाइफ ही ऐसी है जिसमें स्ट्रेस एंजाइटी बहुत मतलब ये ज़्यादा खाने की प्रॉब्लम नहीं है? खाने की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खाना उसमें बढ़ा सकता है। जैसे आप पालक की बात की आपने, तो जितना भी फाइबर, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जब होता है, जब फाइबर ज्यादा लिया जाता है तो ये प्रॉब्लम और बढ़ती है। तो क्या ये क्यूरेबल है? इसमें कोई बीमारी नहीं होती, ये फंक्शनल डिसऑर्डर है। तो इसको कैसे किया जा सकता है? काफी स्ट्रेस एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी डाइटरी हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों से, और कुछ मेडिसिन हम देते हैं जिससे एंजाइटी लेवल, स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम होता है, तो ये इंटेस्टाइन्स की प्रॉब्लम थोड़ी बेटर होती है। तो डॉक्टर मनीष जी, हम अक्सर देखते हैं कि जो लोग जो है ना वो मोटापा जो है वो बढ़ता है और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो वो जॉइंट पेन्स और बाकी चीज़ों है। हम देख रहे हैं आर्थराइटिस जो है वो आज सबसे बड़ी बीमारी है, और उसके साथ में जो है वो जो हम बोलते हैं इसको TSH4 या TSH12 वो करते हैं उसको, आर्थराइटिस से भी वो भी रिलेटेड है। तो है क्या, ये कैसे होते हैं और उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? ये जो आर्थराइटिस है एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है जिसमें एक्चुअली अलग अलग तरह की आर्थराइटिस कवर होती है। एक तो रोमेटॉइड आर्थराइटिस होती है जिसमें सूजन भी होती है जोड़ों में और वो बीमारी है। एक ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है जो एक्चुअली एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। कंप्लीटली एज रिलेटेड भी नहीं है मगर ये डीजनरेटिव है, मतलब जॉइंट्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो घिसेंगे और खराब होंगे। इसकी टेंडेंसी हर आदमी में अलग अलग होती है, तो हर एक आदमी ऐसा नहीं कि जो भी एज बढ़ेगी जिसकी उसका खराब होगा। अब ये जो लास्ट होती है सेकेंडरी आर्थराइटिस है, ये किसी और बीमारी के ऊपर सुपर इम्पोज हो सकती है। कुछ लोगों को डायबिटीज में भी हो सकती है, कुछ को थायराइड में हो सकती है। थायराइड में यूजुअली वेट एक कारण होता है कि वेट बढ़ जाता है आदमी का, इसीलिए उसको सेकेंडरी इफेक्ट आता है। और वो जो हम जिस ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें तो वो ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है उसमें। डायबिटीज में सेकेंडरी टू डिसीज इटसेल्फ हो सकता है, मतलब डायबिटीज के कारण कार्टिलेज खराब हो जाते हैं लोगों के। तो हर एक का अलग अलग पैटर्न है और हर एक का अलग अलग ट्रीटमेंट भी और प्रिवेंशन भी है। अब ऑब्वियसली तो क्या वो ट्रीटमेंट आप देंगे? हाँ, सारा ट्रीटमेंट भी देते हैं, उसकी जागरूकता भी देंगे। जो पेशेंट आते हैं उनको उसके बारे में पार्शियल ट्रीटमेंट, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट और अवेयरनेस, ये तीनों मेन मुद्दे हैं जो करने हैं कवर इसमें। दूसरे उसके बाद है कि अगर किसी को डिसीज डेवलप हो ही गई है तो उसका ट्रीटमेंट भी देना है, वो फाइनल ट्रीटमेंट होगा। मतलब प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, अवेयरनेस और ट्रीटमेंट, ये सारा कुछ प्रोवाइड करने के लिए ये पूरी फैसिलिटी डेवलप, यानी कि जो अवेयरनेस है वो सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल। मैं इसको कंक्लूड करने से पहले जो है मैं आप दोनों सीनियर डॉक्टर साहिबान से चाहूँगा कि आप कोविड के बारे में जो है वो एक मैसेज दीजिए, खास तौर पर वैक्सीनेशन को लेकर जो कन्फ्यूजन्स हैं उसको लेकर।
कोविड की वैक्सीनेशन बिल्कुल सेफ है। इसमें बिल्कुल भी सेकंड थॉट नहीं होनी चाहिए, सबको लगवानी है, टाइम पे लगवानी है। जो अप्रोप्रिएट कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको फॉलो करना है। तो कोविड अभी गया नहीं है, इसलिए पूरे प्रिकॉशंस लेने हैं और प्रॉपरली कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो मैं दोनों वैक्सीनेटेड हूँ, दोनों डोजेज हूँ, मेरे डॉक्टर साहिबान भी दोनों वैक्सीनेटेड डोजेज हैं। तो डॉक्टर साहब आप बताइए कि क्योंकि हम खुद हैं तभी हम लोगों को बताएंगे कि आप वैक्सीन करा लीजिए, क्योंकि मैं खुद वैक्सीनेटेड हूँ। अगर मैं खुद ना होता तो शायद मैं नसीहत ना देता। ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगेंस्ट था, तो और मॉरल पॉइंट सर्विस नहीं, कोविड वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है इस वक्त, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है इस बीमारी को रोकने का। तो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट अभी जो हमारे को दिख रहा है, जो हमारे सामने है, वो है वैक्सीनेशन, जिससे हम पॉसिबली इस बीमारी को रोक सकते हैं। दूसरा, सिर्फ हमें प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट लेना है। प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है जो हम लोग जिसे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बोलते हैं, वो करना है। और आगे इसमें हो सकता है, क्योंकि ये बीमारी के बारे में हम लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए हम ये भी नहीं बोल सकते वैक्सीनेशन अल्टीमेट इसकी रेमेडी है। हो सकता है हमें इसके बूस्टर डोज भी लेने पड़े, लेकिन जैसा भी डॉक्टर साहब ने बोला कि ये सेफ है, तो बूस्टर डोज लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसी जैसी गाइडलाइंस आएंगी उन्हें हमें फॉलो करना चाहिए, तभी हम लोग आई थिंक इस बीमारी से मिलकर लड़ पाएंगे। डॉक्टर मनोज जी और डॉक्टर मनीष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे से बात करने के लिए। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इनसे कांटेक्ट करना होगा, इनका अपॉइंटमेंट का जो नंबर है वो 9070999439। मैं फिर से आपको नंबर बता रहा हूँ, 9070999439 9070999439। आप सबका सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे उम्मीद है कि जो ये इतनी दूर से डॉक्टर साहिबान यहाँ पर चलकर आएंगे और हर सैटरडे को जो है वो यहाँ पर कैंप लगेगा, आप इनका फ़ायदा उठाकर जो है इनको दिखाने के लिए आएंगे और अपना इलाज कराएंगे। और आगे जो आपको फिर बाद में सीरियस रेमिफिकेशन या सीरियस प्रॉब्लम्स आने वाली होंगी, उनसे बचेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।